इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी शब्द के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर होने वाले यानी यूज होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और ये किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग में सबसे पहला वर्ड होता है बिजनेस का प्रयोग। बिजनेस क्या होता है? देखिए, बिजनेस उसे कहते हैं जहां से हम कुछ पैसा अर्निंग कर सकते हैं। अब बिजनेस किसी तरह का आप कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं, यानी आप किसी भी तरह से आप कोई सामान अगर सेल परचेस करते हैं उसी को बिजनेस कहा जाता है जहां से आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस को हिंदी में व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट होता है संपत्ति। देखिए, संपत्ति को इंग्लिश में एसेट्स कहते हैं। एसेट्स क्या होता है? जो भी आपके पास चल और अचल की संपत्तियां होती हैं, चल या अचल की वस्तुएं होती हैं, उन्हें ही संपत्ति कहते हैं। चाहे आपके पास जमीन हो, चाहे आपके पास कैश हो, चाहे आपके पास बिल्डिंग हो, ये सभी चीजें आपकी संपत्ति कहलाती हैं। नेक्स्ट दायित्व। दायित्व को इंग्लिश में बोला जाता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो भी पैसा या जो भी संपत्ति आपका नहीं है, जो किसी दूसरे को देना है आपको, उसी को अकाउंटिंग भाषा में लाइबिलिटीज कहा जाता है। हिंदी में उसको हम दायित्व के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है खर्चा। खर्चा किसे कहते हैं? देखिए, जिस भी सामान का लाभ है आप पहले ले चुके रहते हैं, वही आपका खर्चा कहलाता है। अगर आपने कोई सामान खरीदा, उस सामान का आपने लाभ ले लिया, तो वह आपके लिए खर्चा माना जाएगा। अदरवाइज अगर आपने उसका लाभ नहीं लिया तो वह आपके लिए संपत्ति माना जाएगा। नेक्स्ट है इनकम। इनकम का मतलब होता है, इसे हिंदी में आय कहते हैं। आप अगर कोई बिजनेस डालते हैं, कोई भी सर्विस का बिजनेस हो गया, कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस हो गया, तो वहां से जो भी पैसा आप कमाते हैं सामान खरीदने और बेचने के ऊपर, उसी को आय कहते हैं। नेक्स्ट है लेजर। लेजर को हिंदी में बही खाता या खाता बही के नाम से पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे आदमी का डिटेल्स होता है जो आदमी आपका सामान खरीदता है, आपका सामान बेचता है, या आपके सामान का पूरा डिटेल उसके अंदर, उस व्यक्ति का पूरा डिटेल उसके अंदर डाल दिया जाता है। मान लीजिए कोई आदमी आपके दुकान से सामान खरीद रहा है, आप वो जितना भी सामान खरीदेगा वो उसके खाते में डाल दिया जाएगा, जितना पैसा वो देगा उसके खाते में डाल दिया जाएगा। तो जो भी पैसा लेना और देने की जो प्रक्रिया है एक ही व्यक्ति के एक ही बुक्स के अंदर होती हैं, उन्हें लेजर कहते हैं। नेक्स्ट है रोजनामचा, जिसको इंग्लिश में जर्नल के नाम से पुकारा जाता है। रोजनामचा में क्या होता है? कोई भी लेन देन अगर आप करते हैं तो हर लेन देन में दो पक्ष शामिल होते हैं। पहला पक्ष डीआर होता है, दूसरा पक्ष सीआर होता है। डीआर यानी कि प्लस, सीआर यानी कि माइनस। तो जो भी पक्ष हम कोई भी पक्ष, चाहे वो लेने वाला हो या देने वाला हो, डीआर और सीआर की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमेशा हम पहले जर्नल के अंदर उतारते हैं। नेक्स्ट है लेन देन, जिसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर दिन प्रतिदिन जो भी आप किसी बुक्स के अंदर आप लिखते हैं, चाहे सामान आपने खरीदा हो, चाहे सामान आपने बेचा हो, चाहे किसी को आपने पैसा दिया हो, चाहे किसी को आप पैसा लिए हो, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है परचेस। परचेस को हिंदी में क्रय बोलते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस के दौरान आपको कोई सामानों की जरूरत पड़ती है जिसको आपको बेचना होता है। तो जब आप सामान कोई ला करके अपने बिजनेस में बेचते हैं, उसी प्रक्रियाओं को क्रय यानी परचेस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब होता है, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, अब वो सामान अगर आपको पसंद नहीं होता है, वो सामान अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उस प्रक्रिया को परचेज रिटर्न बोला जाता है। हिंदी में क्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट है विक्रय। विक्रय मतलब होता है जिसको इंग्लिश में सेल बोला जाता है। आप जब कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उस सामान को जब आप किसी कस्टमर या किसी व्यक्ति को आप बेचते हैं और उससे कुछ पैसा आप कमाते हैं, उस सिचुएशन में उस प्रक्रिया को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है विक्रय वापसी। आप जब भी कोई माल किसी व्यक्ति को बेचेंगे और उस व्यक्ति को अगर सामान पसंद नहीं आता है, उस सिचुएशन में वह कस्टमर या व्यक्ति आपको सामान लाके वापस करता है, तो उस सिचुएशन में उसको बोला जाता है
विक्रय वापसी, इंग्लिश में सेल रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है, इसको हिंदी में आय बोला जाता है। आप जो भी पैसा अपने बिजनेस से कमाएंगे उसे रिवेन्यू बोला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में सकल लाभ बोला जाता है। जब भी आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान 20 रुपए में खरीदा, अब वो सामान आपने किसी को 40 में बेच दिया, तो इस सिचुएशन में दोनों के डिफरेंस में आपको 20 रुपए का फायदा हुआ है। उस फायदे को अकाउंटिंग भाषा में सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रॉस लॉस, इसको हिंदी में सकल हानि बोला जाता है। जब भी आप क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से आप सामान अगर 20 में खरीद के लाते हैं, वही सामान आप 15 में बेच देते हैं, उस दौरान आपको 5 रुपए का जो नुकसान हो रहा है उसको अकाउंटिंग भाषा में ग्रॉस लॉस बोला जाता है, यानी हिंदी में सकल हानि बोला जाता है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हिंदी में शुद्ध लाभ बोला जाता है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के दौरान आप जो भी सामान खरीद के लाते हैं और उस सामान को जब आप किसी को बेच देते हैं, जैसे कि आपने 20 में खरीदा, आपने उसको 40 में बेच दिया, तो वहां इस सिचुएशन में आपको 20 रुपए का जो फायदा हुआ है, तो उस फायदे को हमने इसके पहले बताया था कि वो सकल लाभ होता है। लेकिन अगर उस फायदे में से आपका जो भी खर्चा आया है उसको घटाने के बाद, जैसे 20 फायदा हुआ, 20 में से आपने क्या किया, 5 रुपया आप जो है अपने स्टाफ को दे दिए, 5 रुपया बिजली का बिल दे दिए, तो 10 रुपया जो आपके हाथ में बच के आया है उसी को नेट प्रॉफिट बोला जाता है। नेट लॉस किसे कहते हैं, हिंदी में इसका शुद्ध हानि बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई माल 20 रुपए में खरीदा, वही माल दोबारा किसी को आपने क्या किया, ये आपने उसको 40 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, उसमें 20 रुपए का फायदा हो गया। अब 20 रुपए का फायदा होने के बाद अब क्या हुआ कि 20 का फायदा होकर के अब आप उसके ऊपर 40 रुपया खर्च कर रहे हैं, यानी स्टाफ को आपने क्या किया, 20 दे दिया, बिजली का बिल आपने 10 दे दिया, भाड़ा किराया आपने 10 और दे दिया, तो ये जो 40 रुपया आपने खर्च किया जिसमें आपको 20 रुपये फायदा हुआ था, तो 20 रुपये का जो इस समय आपके पास माइनस में आप जा रहे हैं उसी को नेट लॉस बोला जाता है, यानी सकल हानि बोला जाता है। ड्राइंग को हिंदी में आहरण बोला जाता है। जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि बिजनेस में से जो भी खर्चा अपने पर्सनल यूज के लिए आप निकालते हैं, जैसे आपने बिजनेस खोला, अब बिजनेस में होता क्या है कि आपने जब बिजनेस खोल लेते हैं तो उस दौरान हो सकता है कि आप पर्सनल यूज के लिए आप 200, 400, 500 निकाल रहे हैं, अपने घर खर्चे के लिए बिजनेस से कुछ सामान निकाल रहे हैं, तो जो आप अपने बिजनेस से निकालेंगे, अपने खर्च के लिए निकालेंगे, उसी को इंग्लिश में ड्राइंग बोला जाता है, हिंदी में आहरण बोला जाता है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि आपके बिजनेस की जो कैपिटल होती है उसमें कमी आती है और बिजनेस आपका धीरे धीरे करके क्या होता है, डाउन में चला जाता है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स क्या होता है, देखिए बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है जब भी आप बिजनेस में किसी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, उस दौरान क्या होता है, या तो वह व्यक्ति गायब हो जाता है, मतलब कहीं चला गया, या वे व्यक्ति देने के फिराक में नहीं आपका पैसा है, तो जो पैसा आपको मिलने की फिराक में नहीं है, आपको लगता है कि मार्केट में मेरा पैसा फंस चुका है, वो पैसा कभी नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग भाषा में उस फंसे हुए पैसे को जो मिलने का चांस ही नहीं होता है उसी को बैड डेबिट्स बोला जाता है, यानी बैड डेब्ट्स कह सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। जैसे ऐसा होता क्या है, आपने किसी व्यक्ति का पैसा लिया, उस दौरान क्या होता है, आप उस पैसे को दे नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी आदमी से 100 रुपये ले लिया और आपके पास उतनी जो है सुविधा नहीं है कि आप उस आदमी को 100 रुपये वापस कर पाए, आपको लगता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सब खत्म हो चुका है, तो उस समय क्या होता है, आपको एक शब्द से पुकारा जाता है, इंग्लिश में उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, हिंदी में उसको दिवालिया कहते हैं। अगर आप किसी का पैसा चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं तो आपको दिवालिया नाम घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में तलपट बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेस में हम लेन देन करते हैं, चाहे हम किसी को पैसा दें चाहे किसी से पैसा लें, आपको हमने इसके पहले बताया था कि दो पक्ष के लोग लेन देन करते हैं, एक होता है डीआर, एक होता है सीआर। अब दोनों पैसे का जो बराबर की प्रक्रिया होगी कि डीआर बराबर है, सीआर बराबर है, यानी दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसको देखने के लिए ट्रायल बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका
डेप्रिसिएशन, इसको हिंदी में ह्रास बोला जाता है। अब होता क्या है कि इस सिचुएशन में, जैसे कि मान लीजिए आप कोई संपत्ति खरीद के लाते हैं, तो जब भी हम कोई संपत्ति लाएंगे तो जैसे ही संपत्ति हमने खरीदा, मशीन खरीद के लाए, मशीन चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां आती रहेंगी। उस कमी को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर को जब हमने नया खरीदा था तो काफी ये बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसकी जो ऊपर की पॉलिश है ना वो खत्म हो चुकी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डेप्रिसिएशन आ गया, इसमें ह्रास आ चुका है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आदत्य व्यय। ऐसा सिचुएशन होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी आदमी का आप पैसा ले चुके हैं, आपने उसका पैसा खा लिया है, अब आपको उसको देना है। आपने उसका पैसा ले लिया है, उसका सामान आपने यूज कर लिया, लेकिन अब आपको उसको पैसा देना है। तो उस सिचुएशन में उस प्रक्रिया को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब जो खर्च आपने कर तो दिया लेकिन पैसा दिया नहीं, अब वो पैसा देना पड़ेगा, तो जब वो पैसा आप देंगे उसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा, कोई सामान आपने खरीदा, आप खरीदेंगे तो भी छूट, आपको कुछ ना कुछ अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं अपने सप्लायर से। आप किसी को माल बेच रहे हैं तो आप कस्टमर को सप्लायर छूट दे सकते हैं। छूट देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। छूट देंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। इससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर की जो वैल्यू होती बढ़ती है और बिजनेस हमारा लेवल ऊंचाई पे जाने का प्रयास धीरे धीरे करता रहता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट। इससे क्या होता है, जैसे आपने बिजनेस खोला तो बिजनेस में जांचना होता है भाई सामान कितना मेरे पास है, सामान घटा है कि बढ़ा है, सामान अगर नहीं है तो भी बताइए, है तो भी बताइए। तो सामान का जो लिस्ट होता है उसी को बोला जाता है इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट। तो इस तरह से हमने आपको 25 यानी 25 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं टोटली हमने आपको 25 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है। आगे के वीडियो में हम आपको और भी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे कि अकाउंटिंग में और कैसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अकाउंटिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं।